बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिसिन असल में दो चीज़ों का मजमूआ है। एक कंप्लेंट्स जिसे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी कहते हैं, कंप्लेंट्स भी कहते हैं, और दूसरा डिजीज़। कंप्लेंट्स वो होती है जिसकी हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं, और एक कंप्लेंट में मल्टीपल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मल्टीपल कॉजेज़ हो सकती हैं। और डिजीज़ वो होती है जिसकी पैथोलॉजी डिफाइंड होती है, जिसका कोई गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसकी कोई सेलुलर पैथोलॉजी होती है, हिस्टोपैथोलॉजी होती है, और वो बिल्कुल डिफाइंड होती है, उसको हम डिजीज़ कहते हैं। जैसे एसोफेजाइटिस, ब्रोंकाइटिस। कंप्लेन वो होती है जैसे कफ, फीवर, डिस्पनिया, पेन। तो एक कंप्लेन मल्टीपल सिस्टम्स में हो सकती है, मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं, मल्टीपल डिसऑर्डर्स बैकग्राउंड में हो सकते हैं। तो कंप्लेन में आज हम एक कंप्लेन डिस्कस करेंगे, डिस्पनिया, क्रॉनिक डिस्पनिया या ज़िकुन्नस मुज़मिन। तो पैथोफिजियोलॉजी डिस्पनिया की और पैटर्न्स आपके सामने वाज़ेह हैं कि किस तरीके से सांस फूलने की शिकायत मंजर आम पर आती है। सांस फूलने के मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, जिसमें कॉस्मोल है, जिसमें इरेगुलर ब्रीथिंग है। इसके अलावा चेन स्टोक ब्रीदिंग जो है वो इसकी एक एग्जांपल है। इस तरह से टेक्निया है जिसमें आदमी जल्द जल्द सांस लेता है, और एक है ब्रेडिप्निया जिसके अंदर आदमी इरेगुलर सांस और सुस्त रवि से सांस लेता है। ये स्लो ब्रीदिंग है, ये फास्ट ब्रीदिंग है, ये इरेगुलर ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग कैसे डिस्टर्ब होती है? बेसिकली रेस्पिरेशन 4 लेवल पर हो रही होती है। एनवायरनमेंट और स्किन के दरमियान, लंग्स और एनवायरनमेंट के दरमियान, लंग्स के अंदर एल्वोलाई और कैपिलरीज़ के दरमियान, इसी तरह कैपिलरीज़ और डेस्टिनेशन सेल्स के दरमियान। किसी भी लेवल पर अगर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन या एब्जॉर्प्शन रुक जाए तो हमें सांस फूलने की बीमारी होती है। इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, लंग्स में भी, कार्डियक भी, हिस्टोमेनिक भी। तो डिस्पनिया की ये तमाम चीज़ें कॉज बन सकती हैं डिस्पनिया की, जिसमें कार्डियक कॉजेज़ हैं, पल्मोनरी कॉजेज़ हैं, इसके अलावा पेरिकार्डियल एफ्यूजन्स हैं, इसके अलावा कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और ओबेसिटी, साइकोजेनिक, एनीमिया। तो ये तमाम चीज़ें कॉज करके डिस्पनिया क्रिएट कर सकती हैं। मसलन कार्डियक में अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो लेफ़्ट हार्ट फेलियर और राइट हार्ट फेलियर दोनों की वजह से डिस्पनिया हो सकता है, लेकिन दोनों का पैटर्न अलग होगा। राइट हार्ट फेलियर में हाइपरटेंशन है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, मिट्रल वॉल स्टेनोसिस है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, रिगर्जिटेशन है। इसके अलावा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स हैं और सेकेंडरी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, जिसमें मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं। इसके अलावा वर्म कहीं पैदा हो जाए, तहब्बुज हो जाए, एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, टॉक्सिसिटी है, न्यूरोमस्कुलर कॉजेज़ हैं। इसके अलावा कार्डियक में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये सब चीज़ें का हार्ट फेलियर का बाइस बनती हैं, जिसकी वजह से सांस फूलने की बीमारी होती है। तो लेफ़्ट हार्ट फेलियर में डिस्पनिया इस तरह से होता है कि जब लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल उसको एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में पुश करता है। अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल फेलियर होगा तो वो पूरा ब्लड जो से लेफ़्ट एट्रियम से मिला है वो पुश नहीं कर पाएगा, और कुछ ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में रिटेन होगा, और 70 ml फिर अगली पुश में आ जाएगा, और 60 ml वो पुश कर पा रहा है या 50 ml पुश कर पा रहा है। तो ये ब्लड हर बीच में रिटेन होते होते लेफ़्ट वेंट्रिकल फेलियर होगा, और जब उसके फैलने की हद ख़त्म हो जाएगी तो बैक प्रेशर की वजह से ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में स्टे करेगा, और उसके बैक प्रेशर की वजह से लंग्स में स्टे करेगा, और पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, और हाइपर वेंटिलेशन या डिस्पनिया की बीमारी हो जाएगी। इसी तरह से राइट हार्ट फेलियर में डिस्पनिया का पाथवे क्या है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, कॉर पल्मोनेल हो सकता है, कार्डियोमायोपैथीज़ हो सकती हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मुख्तलिफ़ किस्म की कार्डियोमायोपैथीज़ जो हैं
वो इसकी वजह बन सकती हैं। जबकि पल्मोनरी कॉजेज़ के अंदर पल्मोनरी स्टेनोसिस, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एम्फाइजीमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और क्रॉनिक ब्रोंकियल एस्थमा, इंट्रिंसिक फैक्टर्स के अंदर न्यूमोजेनिक न्यूमोकोनियोसिस और इंटरस्टिशियल नमूनिया, कुछ ड्रग्स हैं जो डिस्निया कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा रेडिएशंस हैं, कॉन्स्ट्रक्टिव टिश्यू डिजीज़ हैं और हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया कर सकती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में, ऑटोइम्यून डिजीज़ में सार्कोएसिडोसिस भी डिस्निया का बाइस बनता है एंड स्टेज में। तो अब वन बाय वन हम हर कॉज की पैथोलॉजी जो है, पैथोफिजियोलॉजी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कौन सी कॉज किस पाथवे से डिस्निया क्रिएट कर सकती है। तो जैसे हमने शुरू में कुछ टाइप्स डिस्कस कर ली थी कि सांस फूलने का जो पैटर्न है वो प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया जो नींद के दौरान होता है बहुत ज़्यादा, ऑर्थोपनिया है जो कि स्पाइन पोजीशन के दौरान ख़ास बैठने की पोजीशन में होता है। इसके अलावा प्लेटापनिया है जो कि अपराइट यानी उठ के बैठने की सूरत में सांस फूलता है। इसके अलावा ट्रेपोपनिया है जो कि लैटरल पोजीशन लेने की वजह से सांस फूल रहा होता है। इसके अलावा ट्रैकिपनिया है जिसके अंदर बहुत तेज़ सांस चल रहा होता है। और ये इन तमाम डिजीज़ के अंदर ये टाइप्स जो हैं वो कॉमन होती हैं। जैसे हमने कहा कि नॉक्टर्नल डिस्निया जो है मिट्रल स्टेनोसिस की सूरत में होगा, ऑर्थोपनिया जो है लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर और COPD के दरमियान में होगा और लार्ज एसाइटिस की सूरत में भी हो सकता है। तो कंजस्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और इसके अलावा प्लेटेपनिया जो है वो लेफ्ट एट्रियम मायोक्सोमा और वेल्व थ्रोम्बोसिस की वजह से हो सकता है। और ट्रेपनिया जो है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की थायराइड की डिजीज़ के अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा ट्रैकिपनिया जो है एक्यूट डिस्निया किसी भी कॉज या किसी एक्सट्रिंसिक कॉज की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है डिस्निया की वो कार्डियोमायोपैथीज़ हैं जिसके अंदर हार्ट जो है वो पूरी तरह से ब्लड जो है वो सर्कुलेट नहीं कर पाता और पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है और उसकी वजह से सांस फूलने की शिकायत हो जाती है जो कि मुख्तलिफ़ सूरतों में हो सकती है। इसके अलावा पेरिकार्डियल एफ्यूजन्स हो जाते हैं जो कि हमें CT और ब्लड CBC के ज़रिए से और पता चल जाता है, उसकी पैथोलॉजिकल पिक्चर्स चेंज हो जाती हैं। इसके अलावा कार्डियक टेम्पोनेट और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस भी इसकी वजह बन सकती है। लेफ़्ट हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर, ओवरऑल हार्ट फेलियर के अंदर कंजस्टिव हार्ट फेलियर और लेफ़्ट वेंट्रिकल फेलियर की वजह से डिस्निया हो जाता है, बैक प्रेशर बढ़ने की वजह से। इसके अलावा एसाइनोटिक साइनोसिस के अंदर भी कंजस्टिव हार्ट डिजीज़ के अंदर डिस्निया होता है और पल्मोनरी वेस्कुलर डिजीज़ और वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ में जिसमें मिट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी वेल्व की स्टेनोसिस की वजह से हमें एम्बोलिज्म की वजह से भी डिस्निया देखने में आता है। लंग्स के अंदर अगर हम देखें तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजीमा जो है वो डिस्निया मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं जो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही हैं। डिस्निया जिसमें सांस की नालियाँ तंग हो गई हैं या सांस की नालियों में पानी भर गया है या सांस की नालियों में हवा भर चुकी है और वो ट्रैप नहीं हो पा रही, ब्लॉक हो गई है और जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस रुक गया है और हमें अल्टीमेटली डिस्निया फेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा आउटकम क्या होगी, एबनॉर्मल वेंटिलेशन होगा, परफ्यूजन रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा और हाइपोवेंटिलेशन रिफ्लेक्स करके डिस्निया कॉज करेगी। हार्ट फेलियर का पाथवे हमने आपसे जैसे डिस्कस किया कि राइट हार्ट फेलियर के अंदर जैसे हमारे पास ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना केवा से और लेफ्ट वेंट्रिक इंफीरियर वेना केवा के ज़रिए से ब्लड आ रहा है। अगर ये ब्लड यहाँ आने के बाद फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है और राइट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में चला जाता है। तो अगर ये बैक प्रेशर बढ़ जाए और ये यानी कि जो है अनेबल हो राइट हार्ट फेल जो है वो इस सारी सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए, तो अल्टीमेटली पल्मोनरी आर्टरीज़ जो हैं वो
उनको ब्लड ना मिलने की वजह से कोलैप्स हो जाता है और उसके बाद जो है वो डिस्पनिया कॉज करता है। और लेफ़्ट वेंट्रिकल में जैसे हमने कहा कि लेफ़्ट वेंट्रिकल फेलियर की वजह से बैक प्रेशर बढ़ता है और बैक प्रेशर से पल्मोनरी एडिमा होता है और पल्मोनरी एडिमा के नतीजे में हमें डिस्पनिया मिलता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर की ये सारी की सारी कॉजेज़ आपके सामने हैं कि कैपिलरी स्ट्रेस बढ़ गया है, कैपिलरीज और लंग्स एल्वोलाई के दरमियान में एक्सचेंज ऑफ गैसेस रुक गया है। इसके अलावा डायस्टोलिक फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो गया है तो उसकी वजह से भी बैक प्रेशर बढ़ते चले जाते हैं और सोडियम और वाटर रिटेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरवोलूमिया हो जाता है और हाइपरवोलूमिया एडिमा कॉज करता है, उसकी वजह से हमें हाइपरवेंटिलेशन देखने में मिलती है। तो ये राइट हार्ट फेलियर की आपको बैक पूरी की पूरी आपको स्टोरी मिल रही है, जिसके अंदर हमें जीआई बैक प्रेशर की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है, पोर्टल कंजेशन की वजह से एनोरेक्सिया हो जाता है, डीआई डिस्ट्रेस और वेट लॉस जैसी अलामतें आती हैं देखने में, और ये लीवर कंजेशन की वजह से भी हो सकता है। जबकि लेफ़्ट हार्ट फेलियर में पल्मोनरी कंजेशन की वजह से हमें कफ रिफ्लेक्स और स्पूटम और ये प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया जो रात को सोते वक्त ज़्यादा होता है, दिन में चलने फिरने से रिजॉल्व हो जाता है। इसके अलावा लेफ़्ट हार्ट फेलियर की पेशेंट की जो पोजीशन है वो इस तरह से होगी, और अगर लेफ़्ट हार्ट फेलियर के अंदर पेशेंट जो है वो बैठा रहेगा, अगर वो लेटेगा तो लेटने से उसको मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ें शुरू हो जाएंगी और पेन शुरू हो जाएगा। इसमें पेशेंट को जो है वो पल्मोनरी कंजेशन है जिसकी वजह से कफ हैं, क्रैकल्स हैं, वीज़ है, ब्लड और ट्रैकेपनिया यानी तेज़ तेज़ सांस लेना, ऑर्थोपनिया यानी पेन के साथ सांस लेना, इसके अलावा टैकीकार्डिया और ज़रा सी एक्सर्शन करने पर पेन होगा और फिटीग होगी, और साइनोसिस यानी उसके जो होंठ हैं वो बिल्कुल नीले हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़ुबान के नीचे का हिस्सा भी नीला हो जाएगा और उसको हाथ और पैर भी उसके नीले हो जाएंगे। इसको हम साइनोसिस कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन पूरी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हुई और सैचुरेशन की वजह से ये देखने में आ रहा है। तो ये ओवरऑल साइन सिम्टम्स आप देख रहे हैं, जैसे कि डायलेटेड पपल्स हैं, डिस्निया, ऑर्थोपनिया और कफ, और ये सारी की सारी साइन सिम्टम्स के साथ मरीज़ जो है वो चल रहा होता है लेफ़्ट हार्ट फेलियर की वजह से। हाइपरटेंशन में बेसिकली क्या हो रहा है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में पूरी तरह से डिलीवर नहीं हो पाती और अल्टीमेटली फिर मरीज़ ऑक्सीजन की सैचुरेशन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से तेज़ तेज़ सांस ले सकता है। ये जेनेटिक भी हो सकता है और एनवायरमेंटल कॉजेज़ भी हो सकती हैं कि मरीज़ अगर लिफ्ट के अंदर है या ऐसी जगह हजूम के अंदर है जहाँ ऑक्सीजन से की कमी हो रही है, तो ऐसे एथेरोस्क्लेरोसिस जब बहुत क्रॉनिक हो जाता है, हाइपरटेंशन क्रॉनिक हो जाती है, तो ऐसे मरीज़ों का लोगों में हजूम में रहना एक मुश्किल हो जाता है और उनको सांस फूलने की शिकायत हो जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस फूलने की शिकायत हो जाती है और मरीज़ तेज़ तेज़ सांस लेता है। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में भी अल्टीमेटली एथेरोस्क्लेरोसिस ही है और मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होती है, जिसके अंदर पेशेंट तेज़ तेज़ सांस ले रहा होता है और सिनकोप यानी बेहोश हो जाता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन हो जाती है, गशी हो जाती है, नौजिया, वॉमिटिंग और डायफ्रोसिस और जेनियल इज़ कॉमन। ये सारी की सारी चीज़ें और इसके बाद जो है ना हाइपर हार्ट रेट जो है वो उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के अंदर उसको कल्ब के ख़ास मकाम पर दर्द महसूस होता है, जिसको उंगली रख के भी बता सकता है। और क्योंकि जिस टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे जो कार्डियक सेल हैं वो ऑक्सीजन से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ज़रा सी ऑक्सीजन की कमी जो है वो कार्डियक टिश्यू में पेन क्रिएट करती है और अल्टीमेटली सीवियर चेस्ट पेन के साथ डिस्निया देखने में आता है। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस के एक कॉज हाइपरलिपिडीमिया है कि ट्यूनिका मीडिया और इंडिशिया में ये लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा जमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से आर्टरीज़ का जो ल्यूमन है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता चला जा रहा है और जिस भी ब्रेन के या हार्ट के जिस पार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी उसमें उसी तरह की अलामतें हमें देखने में मिलेंगी। तो इसके अलावा डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में कीटोएसिडोसिस हो रही होती है और एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही होती है, क्योंकि हाई ब्लड ग्लूकोज जो है वो अल्टीमेटली आर्टरीज़ को डैमेज कर रहा होता है और उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की सिस्टम्स के अंदर हमें यानी कि शिकायत मिलती हैं। अनकंट्रोल डायबिटीज़ में या क्रॉनिक डायबिटीज़ में, ख़ुसूसन टाइप 1 में
हमें पोलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, लिथार्जी, वेट लॉस, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिसीज में कॉस्मल ब्रीथिंग हमें मिलती है, गैस्ट्रिक में नोजिया, वॉमिटिंग, अमूमन पेट में दर्द। इसके अलावा उसकी एसीटोन की स्मेल आती है, बाज़ औक़ात कीटोन्स की स्मेल आ रही होती हैं, ब्लड विजन हो रहा होता है। तो डायबिटिक के अंदर ये न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी की वजह से ये सारी की सारी हमें साइन सिम्टम्स जो हैं वो देखने में मिलती हैं डिस्निया के साथ। इसके अलावा हाइपरकोलेस्ट्रीमिया है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके कि जिस भी आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन ज़्यादा होगी वहाँ के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी और उस टिश्यू से रिलेवेंट कंप्लेंट्स हमें देखने में मिलेंगी। मेट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है, स्टेनोसिस, दो टर्म अभी हमारे सामने आएंगी, एक स्टेनोसिस और एक में रिगर्जिटेशन। स्टेनोसिस में क्या होता है कि फ्लैप जो होता है, कार्डियक वाल्व का जो फ्लैप है वो थिक हो जाता है, दबीज हो जाता है या मोटा हो जाता है। तो अभी पूरा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में कंप्लीट आ नहीं पाता, तो वो वेल्व बंद हो जाता है, ठीक है ना, ओवर क्लोजर हो जाता है। इसी तरह से अभी राइट साइड से, राइट एट्रियम से पूरा ब्लड राइट वेंट्रिकल में शिफ्ट नहीं हो पाता कि वो वेल्व क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से बैक प्रेशर बढ़ता चला जाता है लंग्स में और बॉडी में, और हमें जो है ना सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो इसके अलावा बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, उसके अंदर भी ये होता है कि वेल्व के अंदर मुख्तलिफ वेजिटेशंस हो गई हैं, इन्फेक्शंस हो गई हैं, इन्फ्लेमेशन हो गई है उसके नतीजे में, और इस बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के नतीजे में भी हमें मुख्तलिफ किस्म की फ्लैप बंद होने से बैक प्रेशर्स बढ़ते चले जाते हैं और फिर एब्सिस, स्ट्रोक और हार्ट अटैक के चांसेस भी इसमें बढ़। इसके अलावा कैल्सिफिकेशन है मिट्रल वेल्व की, जो आप मुख्तलिफ सूरतें यहाँ पर देख रहे हैं कैल्सिफिकेशन की हालत। तो कैल्सिफिकेशन में इलास्टिसिटी जो है मसल्स की वो लूज़ होती चली जाती है, और वो जितना हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है उसको फैलने के लिए वो उतना नहीं फैल पाता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लंग्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है और हमें मुख्तलिफ चीज़ें देखने में आती हैं। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ में भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से वेल्व में मुख्तलिफ किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं और फ्लैप जो है वो कंप्लीट क्लोज, ओवर क्लोजर हो जाता है, और इसकी हमें प्री डिस्पोजिंग कॉज में टॉन्सिलाइटिस, लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस जैसी कंप्लेंट्स मिलती हैं। इसके अलावा आर्थ्रेल्जिया और फीवर भी हमें मिलता है। इसके अलावा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिसऑर्डर्स, आप देख रहे हैं कि ये सेप्टल डिसऑर्डर्स जो हैं वो अल्टीमेटली वही पाथवे डिस्टर्ब कर रहे हैं जिससे ब्लड की पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो बैक प्रेशर के ज़रिए से डिस्टर्ब हो रही है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से हमें डिस्पनिया मिल रहा है। एओर्टिक स्टेनोसिस में भी राइट हार्ट जो है वो ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि हमने कहा था कि राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है। तो अगर ये बहुत ही ज़्यादा एओर्टा में अगर स्टेनोसिस हो गई तो बैक प्रेशर बढ़ते चले जाते हैं। लेफ़्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट एट्रियम में बढ़ेगा, और ये एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से बैक प्रेशर बढ़ेगा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी और पल्मोनरी एडिमा की वजह से होगी। अच्छा, इसके अलावा आप देख रहे हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर, इसमें पेशेंट के आर्थ्रेल्जिया है और उसके बड़े जॉइंट्स के अंदर सीवियर पेन होता है, फीवर होता है, और ये फीवर क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से होता है इसलिए ये नॉर्मल एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं करता, और इसमें जब तक कि मेटाबोलाइट, एंटी मेटाबोलाइटिक्स जैसे मेथोट्रेक्सेट वगैरह ना दिए जाएँ उस वक्त तक ये पेन रिलीफ नहीं होता। तो इस वजह से ये आर्थ्रेल्जिया बढ़ता चला जाता है, और ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर टेंडनाइटिस भी देखने में आता है, जॉइंट पेयर है, और इसके अलावा कर्व ऑफ द रेड लाइंस और लम्प्स हमें स्किन पे देखने में आते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की वीकनेस, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ और वीकनेसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पेन की वजह से पैरासिम्पैथेटिक डिसडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, जितनी एसिटाइलकोलिन लंग्स को चाहिए कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए, रेस्पिरेटरी मसल्स को चाहिए, लंग्स को चाहिए, उसकी पैरेन्काइमा को, उतनी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डिस्पनिया रूमेटिक फीवर में पेन की वजह से देखने में आता है। एओर्टिक वेल्व की कैल्सिफिकेशन अगर हो जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नॉर्मल वेल्व में, तो अल्टीमेटली ब्रोंकियल प्रेशर जो हैं वो बढ़ जाते हैं और डिस्पनिया देखने में आता है।
कैल्सिफिकेशन ऑफ द बाइकस्पिड वॉल, अल्टीमेटली आप जैसे देख रहे हैं ये भी पल्मोनरी सर्कुलेशन को ब्लॉक कर रही है। इस तरह से एओर्टिक रिगर्जिटेशन, तो जैसे स्टेनोसिस में वेल्व दबीज हो गए थे, मोटे हो गए थे, तो रिगर्जिटेशन में वो पतले हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं। तो जब वो क्लोज होते हैं तो कंप्लीट क्लोजर नहीं हो पाता। तो जब ब्लड जैसे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है। तो जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है तो एओर्टा में जाता है, लेकिन फ्लैप ऊपर के खुले हुए होने की वजह से कुछ ब्लड जो है वो ऊपर लेफ्ट एट्रियम में भी चला जाता है। तो इतनी देर में लेफ्ट एट्रियम से अगला ब्लड पुश होकर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा होता है। तो ये आने वाला ब्लड और जाने वाला ब्लड जब टकराते हैं इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द मिट्रल वेल्व की वजह से, तो इस साउंड को रिगर्जिटेशन कहते हैं। तो ये फ्लैप के थिन होने की वजह से हमें देखने में आती है कि इनकम्प्लीट क्लोजर था, उसकी वजह से जब ब्लड एओर्टा में जा रहा था तो थोड़ा सा ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में भी चला गया, और फिर ये मुख्तलिफ किस्म की पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो डिकम्पनसेटेड हो जाती है और अल्टीमेटली हमें डिस्निया देखने में आता है। इसके अलावा एओर्टिक डिस्निया या एक्टेजिया, ये कंजेनाइटल एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हमें कार्डियक नकल, इसको हम कार्डियक नकल कहते हैं। इस कार्डियक नकल की शेप कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स की वजह से चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो पूरी बॉडी के अंदर जो है ना वो सही नहीं हो पाता और बैक प्रेशर्स बढ़ते हैं, और उसकी वजह से हमें डिस्पनिया देखने में मिलता है। और इस तरह से एंडोकार्डाइटिस है, और एंडोकार्डाइटिस के अंदर भी हमें देखने में मिल रहा है कि जो कार्डियक मसल्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, और इन्फ्लेमेशन उनकी वजह से उनका इंटरनल जो चैम्बर है उसका साइज़ कम हो गया है। तो जितना ब्लड ऊपर से इस वेंट्रिकल में आया है वो कंप्लीट अभी नहीं आ पाता, जिसकी वजह से बैक प्रेशर्स बढ़ते हैं, और बैक प्रेशर्स बढ़ने की वजह से हमें डिस्पनिया देखने में मिलता है। इस तरह मार्फन सिंड्रोम भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर हमें प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो यानी कि जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और अल्टीमेटली मुख्तलिफ़ किस्म के जॉइंट्स में हमें पेन मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर हमें बाज़-औक़ात बहुत सारे पेशेंट्स में, कुछ पेशेंट्स में हमें हाइपोक्सिक कंडीशन जैसे नेक्रोसिस और मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ हमें देखने में मिलती हैं। तो ये भी अल्टीमेटली पेन और फीवर की वजह से हमें डिस्पनिया कर रहा होता है। इसके अंदर पूरा स्केलेटल डिस्टर्ब होता है, आई डिस्टर्ब होती हैं, कार्डियोवास्कुलर, लंग्स, सारे के सारे टिश्यूज़ डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और उनके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी, आउटकम भी डिस्टर्ब हो जाती है। ऑस्टियोजेनिक्स इम्परफेक्टा, जिसमें आप देखें कि ब्रिटल बोन डिजीज़ है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है ये वुमन, और इसके अंदर पर्सनस वो है 50% चांस पासिंग ऑन द जीन और द डिजीज़ ऑफ द चिल्ड्रन। और इसकी ख़ास अलामत आप देख रहे हैं कि हड्डियाँ टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, बोन डिफॉर्मेलिटीज़ हमें देखने में मिलती हैं। इसके अलावा थ्रश देखने में मिलता है, उसके होंठ, उसकी ज़ुबान सूजी हुई मिलती है, बहुत इन्फ्लेम्ड होते हैं, जिंजिवाइटिस हमें देखने में मिल रहा होता है, और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, और इसे पहले ज़माने में कोलेजन डिजीज़ भी कहा जाता था। इसके अलावा रोमेटिक फ़ीवर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमें टॉन्सिलाइटिस, लेरिंजाइटिस और फेरेंजाइटिस चीज़ें होती हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, और इसके अंदर फ़ीवर हमें बहुत ज़्यादा देखने में मिलता है। इसके अलावा हमारे पास सिफिलिस में भी, सिफिलिस एक डिजीज़ है जिसके अंदर एओर्टाइटिस हो जाता है, और उसकी वजह से हमें पल्मोनरी बैक प्रेशर बढ़ने की वजह से कार्डियोमायोपैथीज़ हैं। कार्डियोमायोपैथी वो चीज़ है जिसके अंदर सिर्फ मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है, मसल्स जो हैं वो, कार्डियक मसल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनकी आर्टीरियल सप्लाई या वेनस सप्लाई या उनकी कोई मेम्ब्रेन्स डिस्टर्ब नहीं हो रही। ख़ास सिर्फ मायोकार्डियम की डिजीज़ को मायोकार्डियोपैथी कहते हैं। तो इसकी तकरीबन 5 किस्में हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और इसमें भी रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है जिसके अंदर मसल्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाती है और सर्कुलेटरी इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं।
हाइपरटेंशन की जिसमें होते हैं डायलेटेड हो जाती है, रिस्ट्रिक्टिव होती है और हाइपरट्रॉफिक होती है। 3 तरह की बेसिक मायोपैथीज़ हैं। डायलेटेड मायोपैथी में आप देख रहे हैं कि मसल्स जो हैं वो डायलेट हुए हुए हैं और डायलेट होने की वजह से सर्कुलेटरी इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव में आप देखें कि सारे के सारे जो चैम्बर हैं वो मसल्स बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, जिसकी वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन हुई है और चैम्बर्स जो हैं वो शॉर्ट हो गए हैं और पूरा ब्लड उनके अंदर फ्लो नहीं कर पा रहा। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, जिसके अंदर एक हद तक ब्लड आ पाता है और उसके बाद जो है वो वेल्व क्लोज हो जाते हैं और मसल्स जो हैं उनके अंदर इतनी चैम्बर्स में जगह नहीं होती मसल्स के फैलने की वजह से कि पूरा ब्लड आके पूरा ब्लड बॉडी में सर्कुलेट हो सके। तो इसकी कार्डियोमायोपैथी की मुख्तलिफ कासेस हैं, जैसे माइलोडियोसिस, सार्कोइडोसिस, होमोक्रोमेटोसिस, रेडिएशन और कार्सिनॉइड सिंड्रोम, स्क्लेरोडर्मा, मायोकार्डियल फाइब्रोसिस और ओपन हार्ट सर्जरी, लोफलर सिंड्रोम में इन सब चीज़ों में कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और ब्लड के फ्लो डिस्टर्ब हो जाते हैं। राइट हार्ट फेलियर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैक प्रेशर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस हो रही है, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की वजह से वॉल स्ट्रेस बढ़ रहा है, फिर राइट वर्क लोड बढ़ रहा है, चैम्बर बढ़ रहे हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही है, हार्ट फेलियर हो रहा है और इसकी वजह से कोर पल्मोनल जैसी सिम्टम्स आते हैं। कोर पल्मोनल एक टर्म है जिसमें हार्ट और लंग्स दोनों मिल के जब डिस्टर्ब हो जाएं तो इसे कोर पल्मोनल कहते हैं, जिसमें फिटीग होती है, पेरिफेरल वेनस प्रेशर बढ़ जाता है, एडिमास हो जाते हैं पूरी बॉडी में, साइटिस हो जाता है, लीवर स्प्लीन इनलार्ज हो जाते हैं बैक प्रेशर बढ़ने की वजह से, डिपेंडेंट एडिमा हो जाता है और वेट गेन हो जाता है, एनोरेक्सिया और जीआई डिस्ट्रेस हो जाता है और जुगुलर वेनल प्रेशर्स जो हैं वो जैसे दिखाए जा रहे हैं ये बढ़ जाते हैं और क्रॉनिक पल्मोनरी प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली नतीजे में राइट हार्ट फेलियर में देखने में मिलती हैं। इस तरह से आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट्स हैं और आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट्स की वजह से भी सर्कुलेटरी इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। और फिर ये कार्डियोमायोपैथी की सारी टाइप्स आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल हार्ट है, उसके बाद ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है जिसमें मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दबीज़ हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। यहाँ पे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसमें मसल्स जो हैं वो बहुत वीक और थिन हो गए हैं और ये एक पाथवे जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की मायोपैथीज़ हो रही हैं और अल्टीमेटली मुख्तलिफ़ किस्म की सर्कुलेटरी इम्बैलेंसेस जो हैं वो फेफड़ों में सांस और खून की गर्दिश को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं और अल्टीमेटली डिस्पनिया कॉज कर रहे हैं। ड्रग इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी भी होती है जो मुख्तलिफ़ किस्म की लॉन्ग टर्म मेडिसिन्स के इस्तेमाल की वजह से होती है और स्ट्रेस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के बेस्ड भी है। इसके अलावा एल्टर्ड कार्डियोजेनिक एक्सप्रेशंस भी हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हैं, सोडियम वाटर पोटेशियम की इम्बैलेंसेस की वजह से भी, ये सारी कैल्शियम इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। कोर पल्मोनल, द फेलियर ऑफ द राइट हार्ट साइड बिकॉज द लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर। तो राइट हार्ट फेलियर की वजह से पेरिफेरल एडिमा में देखने में मिलता है, क्योंकि सुपीरियर को वेना केवा का बैक फ्लो बढ़ता है तो सेरेब्रल एडिमा हो जाता है और इन्फीरियर वेना केवा का जो अगर ब्लड फ्लो अगर रुकता है तो हेपेटिक ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाता है जिससे हेपेटोमेगैली हो जाती है और पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है और लेग के अंदर एडिमा में देखने में मिलता है। और उसकी ओवरऑल पिक्चर जैसे आप देख रहे हैं ये एक पिक्चर बनती है। कॉजेज़ आप देख रहे हैं COPD, क्रॉनिक ब्लड प्रेशर और सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाता है और इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम डायरेटिक्स देते हैं, ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, बोस्टेटिन देनी पड़ती है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी देने पड़ते हैं बास स्टेट में। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ जिसके अंदर वही वेस्कुलर डिसऑर्डर्स है, आर्टरीज़ के अंदर हमारी फैट की डेपोजिशन जो है वो कॉज बनती है जिसमें 10 से 15 साल की हमें हाइपरटेंशन की हिस्ट्री मिलती है और ये आपके सामने अल्टीमेटली थ्रोम्बस बनने शुरू हो जाते हैं, प्लेटलेट सेग्रीगेशन शुरू हो जाती हैं और कंप्लीट क्लोजर होने की वजह से इस्कीमिया और नेक्रोसिस और फिर इन्फॉक्शन देखने में आता है।
इसके अलावा ये पल्मोनरी वेल्व की स्टेनोसिस अगर हो जाए तो भी हम बैक प्रेशर बढ़ते हैं और बैक प्रेशर अल्टीमेटली पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट करते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हैं, इसमें भी डिस्पनिया में देखने में मिलता है और हम देख रहे हैं कि राइट शंट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, और ये सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली पल्मोनरी स्टेनोसिस बैक प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारी पूरी राइट लंग और लेफ़्ट लंग की तरफ जो सप्लाई जा रही है वो पेटेंट हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है और बैक प्रेशर की वजह से, जिसकी वजह से डिस्निया हमें देखने मिलता है। तो मैनेजमेंट ऑफ द कार्सिनोइड ट्यूमर्स, तो अभी हम कार्डियक कॉजेज़ ही डिस्निया की डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पल्मोनरी कॉजेज़ और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अदर देन पल्मोनरी कॉजेज़ को हम डिस्कस करेंगे। और सांस फूलने की बीमारी को हम इस तरह से भी अगर मेजर करें कि जैसे हमने लॉज ऑफ नेचर को डिस्कस किया था कि पहला मौसम हमारा जनवरी और फरवरी का जो है वो खुश्की पैदा करता है और ये खुश्की जो है वो इलास्टिसिटी मसल्स की ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से मसल्स में फैलने की इस्तेदाद कम हो जाती है आर्टरीज़ में और मसल्स में, और दूसरे नंबर पे आर्टरीज़ के मसल्स में और ओवरऑल मसल्स में भी। तो खुश्की की इंतहा कुदरत गर्मी में तब्दील करती है, तो अप्रैल से जुलाई तक मौसम गर्म हो जाता है और गर्मी की इंतहा तरी पैदा करती है, जैसे कि आपने देखा कि शदीद गर्मियों के बाद बरसात का मौसम आ जाता है और बरसात की इंतहा सर्दी पैदा करती है, यानी तरी की इंतहा सर्दी पैदा करती है और सर्दी की इंतहा फिर खुश्की पैदा करती है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी वेजल्स पे हमारे इन्वायरमेंट का क्या इम्पेक्ट आ रहा है। अगर खुश्की की इंतहा होगी तो मरीज़ को गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी और वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, एसिड लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएंगे और वो एसिड इरिटेबिलिटी क्रिएट करेगा। अब वो एसिड कीटोएसिडोसिस से भी हो सकता है, वो लैक्टिक एसिड से भी हो सकता है, वो बाइल आयरन कॉन्जुगेटेड बाइलोबिन की वजह से भी हो सकता है। तो हमें ये देखना होगा कि एसिड किस वजह से बॉडी में बढ़ रहा है, या इंटेक ज़्यादा है या किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से वो एसिड बढ़ रहा है। तो जब एसिड का इन्फ्लक्स बढ़ जाएगा तो इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, पेशेंट को प्यास बहुत लगेगी लेकिन पानी पीने से प्यास नहीं बुझेगी बल्कि एडिमा होगा, पेट फूलना शुरू हो जाएगा और 5 मिनट के बाद दोबारा प्यास लग जाएगी। तो ये अलामतें अगर हैं तो ये सौदावी दमा या सौदावी ज़िक्र नफ्स कहलाता है। इसमें हम खुश्क ग़िज़ाएँ यानी डाइट नंबर 1 और 2 को सख्त परहेज़ बताते हैं और डाइट 3 और 4 यानी अदरक का कहवा जैतून के तेल के साथ दिया जाता है। इसके अलावा मग़ज़ियात का इस्तेमाल मसलन अखरोट, पिस्ता, चिलगोज़ा, इस तरह के मग़ज़ियात दिए जाते हैं। इसमें काजू और मूंगफली को सख्ती से परहेज़ बताया जाता है। इसके अलावा चावल, चिकन, ठंडा पानी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक को भी सख्ती से मना किया जाता है और पेशेंट को ज़्यादा एक्सर्शन करने से भी मना किया जाता है, क्योंकि एक्सर्शन से अगर तकलीफ़ बढ़ जाए और रेस्ट करने से बिल्कुल ठीक हो जाए तो ये सौदावियत की अलामत है। एक्सर्शन से अगर सांस फूलना ज़्यादा हो जाए और रेस्ट करने से 50% कम हो जाए तो ये सफरावी और दम्वी अलामतों में आता है। और अगर एक्सर्शन करने से सांस ठीक हो जाए, मालिश करने से, मसाज करने से, चलने फिरने से, वॉक करने से बेहतरी महसूस हो और रेस्ट करने से या ठंडे कमरे में बैठने से, ठंडा पानी पीने से सांस फूलना शुरू हो जाए तो ये बलगमी ज़िक्र नफ्स कहलाता है। तो पेशेंट की सिम्टम्स को मेजर किया जाए, उसकी पैथोफिजियोलॉजी को टेम्परामेंट से कोरिलेट किया जाए और कोरिलेट करने के बाद टेम्परामेंटल एक्शंस लिए जाएं। जब तक हम निज़ाम कुदरत को नहीं समझेंगे कि बीमारी पैदा होने के ज़ाब्ते क्या हैं और बीमारी ठीक होने के ज़ाब्ते कुदरत ने क्या मुतय्यन किए हैं, हम अपने पेशेंट को सेहत से हम कनार नहीं कर सकते। लिहाजा सेलुलर लेवल पर जितने भी पेशेंट हैं उनमें अर्ली सिम्टोमेटिक आपको रिलीफ मिलेगा। ब्रोंकोडायलेटर देने से, एंटीहिस्टामिन देने से, एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड देने से अर्ली सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलेगा, फ़ौरन मिलेगा, लेकिन हाई रिलैप्स रेट होगा और वो हाई रिलैप्स रेट पेशेंट को मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ ले जाएगा और फिर उसको ग़िज़ाओं का और दूसरी चीज़ों का असरात भी इतने आसानी से ठीक नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जैसे कुदरत ने देखने का एक रास्ता मुकर्रर किया है, सुनने का एक रास्ता मुकर्रर किया है, बोलने का एक रास्ता, ऐसे शिफा का भी एक ही रास्ता मुकर्रर किया है। तो तबीब की ज़िम्मेदारी ये है कि वो
एक सांस फूलने की बीमारी में फ़ौरन ब्रोंकोडायलेटर, वेज़ोकंस्ट्रिक्टर या बीटा एड्रेनर्जिक दवाइयाँ ना दे, बल्कि तशख़ीस पर गौर किया जाए। कितनी वास्ट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है एक सांस फूलने की। अगर ये सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमारे जहन में नहीं होगी तो हम अपने पेशेंट को शिफा से कैसे हमकिनार कर पाएंगे। सोचने की बात है कि एक एक कंप्लेंट के बैकग्राउंड में सैकड़ों कॉजेज़ हैं, डिजीज़ की सूरत में, मेटाबॉलिज्म की सूरत में, इन्वायरमेंटल कॉजेज़ हैं, न्यूट्रिशनल कॉजेज़ हैं। और अब अगर किसी तबीब को इस सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस टेबल के ऊपर कमांड नहीं है, इसकी स्पेसिफिक साइंस सिम्टम्स, इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन उसको अगर नहीं मालूम, तो वो सही ड्रग कैसे चूज़ कर पाएगा और सही परहेज़ मरीज़ को कैसे बता पाएगा। लिहाजा हम सौदावी हालतों के दमे में अमूमन जवारिश, जंजबील और कुर्से पुदीना का इस्तेमाल कराते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्रॉनिक सूरतों में लौक, मुख्तलिफ़ किस्म के लौक ज़ाफ़रानी का इस्तेमाल करवाते हैं। और सफरावी हालतों के अंदर लौक बेदाना इंतहाई मुफीद साबित होता है। इसके अलावा जवारिश जालिनूस भी सौदावी हालतों में जवारिश जालिनूस सुबह नहार मुँह और बाद ग़िज़ा दी जा सकती है क्रॉनिक केसेस में, और अर्ली केसेस के अंदर जवारिश जंजबील से भी फ़ायदा हो जाता है सौदावी हालतों में। और सफरावी दमवी हालतों में हम मरीज़ को बनफ्शा, गाव ज़ुबान और असलसूस का कहवा इंतहाई मुफीद साबित होता है। बाज़ सूरतों में अगर ड्राई कफ़ है तो सौंफ और इलायची का कहवा भी फ़ायदेमंद होता है। और अदरक, सौंफ और पुदीने का कहवा भी सौदावी हालतों में बाज़ औक़ात फ़ायदा करता है। और सफरावी हालतों में अमूमन सौंफ और इलायची का कहवा ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, और बरगे बांसा का कहवा भी इंतहाई मुफीद साबित होता है। बलगमी सूरतों में मरीज़ को लौक कता इंतहाई मुफीद होती है। लौक सपिस्तान खैर शमरी भी मुफीद होती है, गर्म पानी में हम मिला के दे सकते हैं। बाद ग़िज़ा जवारिश कमूनी भी दे सकते हैं। और अंजीर इंतहाई बलगमी दमे में इंतहाई मुफीद साबित होती है। लौंग दारचीनी का कहवा भी बलगमी सूरतों में इंतहाई मुफीद साबित होता है। इसके अलावा लौंग की स्टीम लेना बलगमी हालतों में इंतहाई मुफीद साबित होता है, जबकि सफरावी हालतों में कुलज़ुम या विक्स वेपोरब का पानी गर्म पानी में डाल के उसकी स्टीम लेना इंतहाई, या पुदीने की स्टीम लेना भी इंतहाई मुफीद साबित होता है। तो असूल के मुताबिक इलाज करना, हमें हर खिल्त के मुंजिज, मुसिल और तबरीद हमें मालूम होने चाहिए। तो अतिबा कराम ने बलगम, सौदा और सफ़रा के मुंजिज, मुसिल और तबरीद मुतय्यन किए, जबकि दमवी अमराज में मुअद्दिलातुद्दम का बहुत तफसीली ज़िक्र किया गया है। और मुअद्दिलातुद्दम के साथ मुसफ़ियात, और मुसफ़ियात के बाद उसका तनकिया हम फसद या हिजामा के ज़रिए करें तो मरीज़ इंशाअल्लाह शिफा से हमकिनार होगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।